प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत इससे पूर्व की कक्षाओं में हम हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण इत्यादि पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है, जिसे सर्वमान्य रूप से आदिकाल कहा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल है उसे आदिकाल कहा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथ का उपलब्ध न होना हिंदी साहित्य के इतिहास का जो प्रथम पड़ाव है, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उस काल को जानने के लिए जो तत्कालीन उपलब्ध जो काव्य के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। परंतु आदिकालीन जो ग्रंथ है उनको लेकर क्या समस्या है? प्रथम समस्या यह है कि प्राचीन जो ग्रंथ है आदिकाल के, वे उनका उपलब्ध न होना, यानी कुछ ग्रंथ है या तो उपलब्ध नहीं है या किसी दूसरे ग्रंथ में उनको केवल नोटिस मात्र किया गया है। यदि मिले भी है तो खंडित रूप में मिले हैं। तो इस प्रकार ग्रंथों का उपलब्ध न होना। दूसरा, प्रामाणिकता संदिग्ध होना। आदिकाल के जो ग्रंथ है उनकी प्रामाणिकता को लेकर विस्तार से विद्वानों में बहस भी हुई, वाद विवाद भी हुआ। पृथ्वीराज रासो इत्यादि जो ग्रंथ है उनकी प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में काफ़ी वाद विवाद भी हुआ, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। यानी प्रामाणिकता, यानी इतिहास की कसौटी पर जब इन इतिहास ग्रंथों को, क्षमा कीजिएगा, प्रामाणिकता के आधार पर या इन ग्रंथों को जब इतिहास की कसौटी पर कसा जाता है, इन काव्य ग्रंथों को, तो इसमें जो घटनाओं का जो कालक्रम है या उन तिथियों का जो उल्लेख मिलता है, वो अन्य जो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, जो शिलालेख इत्यादि है, उनसे ये इनकी तिथियां है वो मेल नहीं खाती है। इस प्रकार इनकी प्रामाणिकता है वह ऐतिहासिकता के आधार पर ही संदिग्ध हो जाती है। काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना, यानी वास्तविक रूप से जो इतिहास ग्रंथ या जो काव्य ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ है वह किस कालखंड का रहा होगा, उसको लेकर भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि उस समय जो चारण और जो भाट कवि थे, वे परंपरा के द्वारा ग्रंथों का लेखन करते थे। कहने का आशय है कि पिता जो ग्रंथ लिख रहा है उसने यदि अधूरा छोड़ दिया है तो उसको पत्र भी लिख रहा है। और यदि किसी दरबार में किसी राजा के आश्रय में वे किसी ऐतिहासिक ग्रंथ की या काव्य ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें कुछ न कुछ जुड़ता जाता था। तो तिथि निर्धारण या वो किस कालखंड का है, किस युग का है, इसको लेकर समस्या उत्पन्न हो जाती है। 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी की उसमें घटनाएं मिल रही है, तो ये कठिन हो जाता है कि उसको किस कालखंड का माना जाए। या फिर कई बार ऐसी समस्या भी हो जाती है कि उसमें भाषा को लेकर भी भिन्नता होती है। तो
उसका काल निर्धारण करना बड़ा ही जटिल हो जाता है। साहित्य की विद्वानों और आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना भी बहुत ही कुशलता का कार्य है। तो इस प्रकार से जो आदिकाल के जो हमें ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनको लेकर किस प्रकार की समस्या हैं उनको लेकर हमने जाना। हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसे और नामकरण के द्वारा नाम पढ़ चुके हैं कि विभिन्न विद्वानों द्वारा इसको किस किस नाम से पुकारा गया है या क्या क्या नामकरण इसका किया गया है, एक बार पुनश्च देख लेते हैं। इसे विद्वानों ने वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से इसे विभूषित किया है। हिंदी का सबसे विवादग्रस्त काल ये रहा है, यानी इस काल को लेकर विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। नामकरण को लेकर भी है, सीमांकन को लेकर भी है और भाषा के स्तर पर भी है कि क्योंकि अपभ्रंश से जब आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होता है तो किस ग्रंथ को अपभ्रंश का माना जाए, किसको हिंदी का माना जाए, इसको लेकर भी समस्या है। तो इस प्रकार विभिन्न कारणों से ये काल बहुत ही विवादग्रस्त रहा है। और इस काल में एक तरफ संस्कृत के बड़े बड़े कवि भी उत्पन्न हुए हैं जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य की परंपरा को चरम सीमा पर पहुंचाती है। दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि भी उत्पन्न हुए हैं। जो हिंदी जो भाषा है उसका जो मूल उद्गम है वह संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से भाषा आगे बढ़ती गई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी इत्यादि आधुनिक आर्य भाषाएं। तो ऐसा नहीं है कि जब संस्कृत से भाषा पाली की ओर बढ़ी तो संस्कृत के ग्रंथ लिखे नहीं जा रहे थे, संस्कृत के भी लिखे जा रहे थे, लेकिन जनता की भाषा थी वह पाली हो गई। जब जनता की भाषा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और उसमें इस प्रकार की परिष्कृतता आ गई कि साहित्यिक विद्वानों ने जब इसको अपना लिया तो वो जनता की भाषा साहित्य की भाषा भी बन गई। जब साहित्यिक विद्वानों द्वारा इसे अपना लिया गया तो भाषा कहीं रुकती नहीं है, एक नदी के समान आगे प्रवाहित होती है। तो भाषा का रूप निरंतर परिवर्तित होता गया। जो कभी साहित्यिक भाषा थी वह पीछे छूट गई और जनता द्वारा दूसरी भाषा को अपना लिया गया। तो इस प्रकार की यह साहित्यिक भाषा, जनता की भाषा, जनता की भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृति या मान्यता मिल जाना, फिर ये आगे बढ़ना। तो इस प्रकार ये एक नदी के प्रवाह के समान काल अपने साथ में इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा था। तो ये जो प्राचीन परंपराएं ये भी अपने समय के साथ में चल रही थी और नई परंपराएं भी उत्पन्न हो रही थी। तो जिस समय अपभ्रंश जनता की भाषा थी या साहित्यिक भाषा में स्वीकार कर ली गई तो संस्कृत की परंपरा है वह भी भले रुकी हुई सही, लेकिन वह निरंतर रूप से आगे बढ़ रही थी। कहने का आशय है कि इस काल में संस्कृत के काव्य ग्रंथों की रचना भी हो रही थी और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए, यानी संस्कृत की काव्य रचनाएं भी हो रही थी तो अपभ्रंश के कवि भी उत्पन्न हो रहे थे जो अत्यंत सरल और सहज भाषा में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। वस्तुतः इस काल में जहाँ एक और सिद्धनाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ जिसे धर्माश्रय प्राप्त हुआ, यानी जैन है, सिद्ध है, नाथ है, ये वस्तु तो कवि न होकर एक तरह से कह सकते हैं कि ये जनता के अंदर धर्म प्रचार के लिए जनता की भाषा को अपना रहे थे। तो इसको एक तरह से धर्म का आश्रय प्राप्त हो गया। तो इस काव्य को हम धर्माश्रय काव्य भी कह सकते हैं। तो जैन, सिद्ध और नाथ ये काव्य
धर्माश्रय के अंतर्गत पल्लवित हो रहा था। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए, जिन्हें राज्यश्रय मिलने के कारण ये राज्यश्रय के अंतर्गत फला फूला। जिस प्रकार जैन, नाथ और सिद्ध इस काव्य को लोक के अंतर्गत लोकाश्रय या धर्माश्रय प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से जो चारण कवि थे, जो राजाओं के दरबार में रहकर उनकी प्रशंसा इत्यादि या प्रशस्ति के रूप में, जिसमें उनकी दारवीरता, उनकी शूरवीरता और यहाँ तक कि उनके मनोरंजन के लिए श्रृंगार इत्यादि के छंद इत्यादि भी रचे जा रहे थे। तो जो चारण या जो भाटों का जो काव्य है, जिसे रासो काव्य भी कहा जाता है, तो ये रासो काव्य भी रचा जा रहा था। लेकिन इस काव्य को राज्य का आश्रय प्राप्त था, इस कारण ये राजाश्रय में काव्य विषय कह सकते हैं। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की रचना भी हुई। यानी धर्म के प्रचार के लिए जो काव्य रचा जा रहा था वो धर्माश्रय काव्य, राजाओं के आश्रय में चारण, भाट इत्यादि कवियों द्वारा उनकी प्रशस्ति में जो प्रशस्तिपरक रासो काव्य लिखा जा रहा था वो राजाश्रय काव्य। और तीसरी एक परंपरा है, एक धारा जिसे लोक साहित्य भी कहा जाता है, जो लोक के आश्रय में या लोकाश्रय में पल्लवित हो रही थी, फलती फूलती जा रही थी। तो ये जो तीनों धाराएं इस कालखंड में अपन को देखने को मिलती है। लेकिन जिसको धर्म का आश्रय प्राप्त हुआ उसका तो संरक्षण मठों में हुआ, जैनालयों में हुआ, या जो धर्म के जो आश्रम थे उनमें उनको उनका आश्रय प्राप्त हुआ। तो वे उनको संरक्षण प्राप्त मिलने के कारण उनके ग्रंथ भी अक्षुण्ण रूप से मिल रहे थे। और राजाश्रय के अंतर्गत जो चारण, भाट इत्यादि काव्य की जो रचना कर रहे थे, वे ग्रंथ भी राजा के आश्रय में होने के कारण सुरक्षित थे। लेकिन जो मौखिक परंपरा में या जो लोक के आश्रय में जिनको जनता का संरक्षण प्राप्त हुआ, वे ग्रंथ अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सके। और ये जो लोकाश्रित जो काव्य है वह अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सका। अनेक कारणों से साहित्य लुप्त सा हो गया। और इस कालखंड के अंदर ये जो आदिकाल है, इस काल युग के अंदर जो लोक काव्य है या लोकाश्रय जो काव्य है प्राय कम मात्रा में मिलता है या नगण्य से मिलता है, क्योंकि इसको लोक का आश्रय प्राप्त हुआ था। इस कारण लोक में इस प्रकार की कोई संरक्षण नहीं रख, कोई लिखित रूप नहीं था या लोग इसको लिपिबद्ध नहीं किया गया, इस कारण ये इसको संरक्षण नहीं मिल सका। तो ये प्राप्त लुप्त प्राय हो गया, क्योंकि ये मौखिक परंपरा द्वारा जैसे अपने विवाह के इत्यादि गीत इत्यादि होते हैं, आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये लोकाश्रय भी जो काव्य था ये भी जनता के संरक्षण में आगे बढ़ रहा था। लेकिन चूँकि इसका कोई लिखित रूप नहीं था तो इसका रूप भी परिवर्तित होता रहा। उपयुक्त आदिकालीन सभी साहित्य को प्रवृत्तियों के आधार पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तीन प्रकार का काव्य जो आदि युग में जो ग्रंथ प्राप्त होते हैं, आदि काल में उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर जो मोटे मोटे तौर पर हम इन ग्रंथों को या इस प्रकार का जो साहित्य है, आदिकालीन साहित्य है, उसको तीन भागों में उसको हम विभक्त कर सकते हैं। प्रथम है धार्मिक साहित्य, जिसको हम धर्माश्रय में पल्लवित काव्य भी कह सकते हैं, जो नाथ, सिद्ध और जैन कवियों द्वारा रचा गया। मूल रूप से इसका जो उद्देश्य था वह जनता के अंतर्गत, जनता में अपने जो धर्म है, अपना जो मत है, अपना जो संप्रदाय है,
उसके प्रचार के लिए काव्य रचा गया। तो धार्मिक होते हुए भी इसमें कुछ इस प्रकार के भाव मिलते हैं जिसके कारण इसको साहित्य माना जा सकता है। फिर लौकिक साहित्य, कुछ लौकिक साहित्य भी प्राप्त हुआ है, हालांकि इसको संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ था, तो प्राय ये लुप्त हो गया या इसके रूप भी परिवर्तन होते रहे। कुछ जो हमें लौकिक साहित्य मिलता है उसके उदाहरण इस प्रकार से है: ढोला मारूर दुहा, विशल देव रासो, वसंत विलास, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य और विद्यापति की पदावली। इनमें से भी कुछ काव्य ऐसे हैं जो राजाश्रित जो कवि थे उनके द्वारा रचा गया, जैसे विद्यापति। ये एक राजा के दरबार का संरक्षण इनको प्राप्त था, तो इस कारण लौकिक साहित्य होते हुए भी ये सुरक्षित रह पाया। उसी प्रकार से बसंत विलास भी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ये प्रवृत्ति के आधार पर यह लौकिक साहित्य है, लेकिन चूँकि ये दरबारी कवि नहीं, क्षमा कीजिएगा, दरबारी कवि तो नहीं कह सकते, लेकिन राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने लौकिक साहित्य की रचना की, तो इस कारण ये काव्य भी सुरक्षित रह गया। और तीसरा जो साहित्य है वह है रासो साहित्य, जिसे वीर साहित्य भी कहा जाता है या वीर गाथा साहित्य भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत खुमान रासो, परमल रासो, अमीर रासो, विजयपाल रासो, विशलदेव रासो और पृथ्वीराज रासो। रासो शब्द है, यह मुख्यतः जो वीर कथात्मक ग्रंथ मिलते हैं उनमें लगाया जाता है, उनके साथ मिलता ही है। लेकिन कुछ जो ग्रंथ है श्रृंगार के, जिसमें विशलदेव रासो है, उनमें भी यह मिलता है। लेकिन मूल रूप से ये जो रासो ग्रंथ है ये वीर गतात्मक है। तो इस प्रकार से हमने मोटे मोटे तौर पर आदिकालीन साहित्य है उसका परिचय प्राप्त किया कि किस प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं और इसको किस प्रकार से अपन इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे हम विस्तार से इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत रचे गए ग्रंथ। धन्यवाद।